स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में, क्योंकि हम अपने विलेन चैप्टर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हमने बात की थी अर्थसंख्यक गुणधर्म के बारे में, ऐसे गुणधर्म जो विलेन की प्रकृति पर ना डिपेंड करके उस विलेन में कितने अणु पाए जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ अणु हैं, मतलब कितने अणुओं की संख्या है, उस पर डिपेंड करते हैं, अर्थसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो उससे रिलेटेड दो हमने कल पढ़ लिए थे। पहला था हमारा वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। और चूंकि ये चार थे और हम आज तीसरा पढ़ेंगे अपना हिमांक में अवनमन और चौथा पढ़ेंगे परासरण दाब। तो बात करते हैं हिमांक में अवनमन की। तो हिमांक में अवनमन से पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक होता क्या है? जिस तापमान पर कोई द्रवीय पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। और मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पानी है किसी बर्तन में, मान लीजिए किसी बर्तन में हमने पानी लिया और इसको हमने किसी फ्रिज में रख दिया। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज। फिर ये जब बर्फ बन जाता है, मान लीजिए बर्फ बन गया, तो किस तापमान पर ये बर्फ बना? ये टेम्परेचर होता है हिमांक। जिस तापमान पर वह पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो हो गई पानी की बात। या फिर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं। जैसे पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दें तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात इसका जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसकी थोड़ी सी साइंटिफिक डिफिनेशन सुन लीजिए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पानी है, तो हिमांक, ये टेम्परेचर कब मेंटेन होता है? जब जैसे पानी का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तब पानी बर्फ में बदलता है। मतलब जो जैसे मान लीजिए आपने किसी बर्तन में पानी लिया था, इसका मान लीजिए कुछ वाष्प दाब होगा P। तो होगा क्या? जब ये P बर्फ के वाष्प दाब के बराबर होगा, मान लीजिए बर्फ का वाष्प दाब P डैश है, तो जब ये P बराबर P डैश होगा, मतलब ये पानी का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब, तभी क्या होता है? जिस तापमान पर पानी का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर होगा, उस तापमान को कहते हैं हिमांक। तो होता क्या है, अब आपको ये थोड़ा सा समझाते हैं हिमांक में अवनमन के बारे में। तो हिमांक में अवनमन, हिमांक आप जान ही गए। अवनमन का मतलब होता है गिराव। ये हमने कल भी बताया था। गिराव मतलब कि जैसे पहले हमने मान लीजिए पानी लिया था, कुछ नॉर्मल पानी, फिर इस पानी में हमने बर्फ मिला दी, फिर पानी में हमने नमक मिला दिया, तो ये नमक क्या हो गया? एक विलेय टाइप हो गया। तो जब ये पानी में नमक मिलाएंगे तो इसका हिमांक हमेशा गिरेगा। अवनमन का मतलब क्या है? मतलब कम होगा हिमांक हमेशा कम होगा। जब हम किसी शुद्ध विलायक में विलेय डालते हैं तब देखिए क्या होता है। मान लीजिए हम विलायक में शुद्ध विलेय डालेंगे, तब हमने कल ही बताया था, तब सदैव क्या बताया था कि उसका वाष्प दाब जो होगा हमेशा कम हो जाता है। सदैव उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और वाष्प दाब के कम होने के कारण हिमांक भी कम हो जाता है, तथा इसी कारण हिमांक भी कम हो जाता है। यह घटना ही हिमांक में अवनमन कहलाती है। के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण, माना
किसी शुद्ध विलायक का हिमांक TF नॉट है। हमने TF क्यों लिखा? क्योंकि T हो गया टेम्परेचर और F फॉर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब हिमीकरण, जो जमने को कहते हैं। TF नॉट है तथा विलेय के मिलाने पर, ये तो हमारा शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया। अब मान लीजिए हमने उसमें विलेय मिला दिया, तो वो क्या होगा? विलयन बन जाएगा। विलेय के मिलाने पर विलयन का हिमांक खाली TF है। तब देखिए ये हमारा हो गया शुद्ध विलायक का हिमांक, ये हमारा हो गया विलयन का हिमांक। तो हम जानते हैं कि क्या होगा? शुद्ध विलायक का हिमांक TF नॉट हमेशा ही बड़ा होगा किससे? विलयन के। क्योंकि हमने क्या बताया कि इसी करंट का हिमांक कम हो जाता है, मतलब विलयन का कम हो जाता है। विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, विलायक से कम हो जाता है। इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा कि हमारा शुद्ध विलायक का हिमांक TF नॉट है और विलयन का TF, तो TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। तब ये अतः अगर आपसे कोई पूछे कि हिमांक में अवनमन की हिमांक में कितना गिराव आया, तो कितना गिराव आएगा? मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपए दिए, आपने दुकानदार को 80 दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 100 में से 80 गए 20। इसी प्रकार यहां पर गिराव कितना आएगा? TF नॉट से TF गया। अतः हिमांक में अवनमन। अब मान लीजिए हम निकाल, अवनमन का मतलब गिराव है, गिराव मतलब अंतर है। अंतर किसमें है? तापमान में। तो हमने लिख दिया इसको डेल्टा TF। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा TF माइनस TF नॉट के। सॉरी क्योंकि हम बड़े से छोटे को घटाएंगे ना, तो TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब होता क्या है कि ये जो हिमांक का अवनमन है ये किस ऊपर डिपेंड करता है? समीकरण ये हो गई हमारी। अब हिमांक में अवनमन किस पर डिपेंड करता है कि कितना अवनमन होगा? क्या होता है? विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा TF समानुपाती स्मॉल, क्योंकि स्मॉल क्या होगी? विलेय की मोललता, या फिर अगर हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगी? विलेय की मोललता। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? अब मोललता हटेगी तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा KF और स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m क्या है? मोललता का प्रतीक है। तो ये हमारा हो गया मोललता, ये हमारा हो गया हिमांक के अवनमन का फार्मूला। अब आगे अभी बात करते हैं। अब मोललता का फार्मूला लिख देंगे। अब जैसे बात करें स्मॉल m की, तो स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। जहां ये KF क्या है? जहां KF है स्थिरांक, जो आपको पेपर में दिया होगा। डेल्टा TF तो आप जानते ही हिमांक में अवनमन है, तो अब फार्मूला में मान पुट कर दीजिए। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय की मोलों की संख्या क्या को करें तो कैसे करेंगे?
विलय का भार अपन विलय का अणुभार, तो विलय का भार मान लीजिए है W, स्मॉल w, अणुभार मान लीजिए विलय का है स्मॉल m, अपान विलय का भार मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल W। और अब इसको किलोग्राम में लेना, अगर कैपिटल W ग्राम दिया गया तो उसको क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग ऊपर अगर करेंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगी, मोललता, ये आ जाएगी 1000 स्मॉल w अपान स्मॉल m कैपिटल W। अब ये वाला मान यहाँ पर कर देंगे बस, तो 1000 स्मॉल w अपान कैपिटल M, हाँ स्मॉल m कैपिटल W। ओवरऑल ये फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 W KF अपान स्मॉल m कैपिटल W। ये हमारा फार्मूला आ गया है। यहाँ हर चीज़ें पुट कर देंगे, हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब होगा क्या पेपर में, पेपर को में आपको ये 4 चीज़ें दे सकता है और ये 5वीं चीज़ आपसे पूछ सकता है, या फिर ये सब दिया होगा आपसे W पूछ सकता है, या फिर ये सब दिया होगा और आपसे M पूछ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, 5 में से 4 चीज़ें आपको दी होंगी और एक आपसे निकालने को पूछेगा। और कभी कभी होगा ये कि आपको सब ये सब दे देगा, आपसे पूछेगा क्या कि विलायक का हिमांक बताइए, और आपको विलयन का हिमांक दिया होगा TF नॉट बताइए, और आपको TF की वैल्यू दी होगी और इन सब की वैल्यू दी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इन सब की वैल्यू से डेल्टा TF निकाल लेंगे और फिर डेल्टा TF का फार्मूला देखिए है ही TF नॉट माइनस TF, तो यहाँ से TF आसानी से निकल जाएगा, इसको इधर पहुंचा के तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है, विलय के मोल संख्या भार अपान अणुभार, ऐसे ही यहाँ पर हर जगह मान पुट करना है, बस आपको समझना है क्वेश्चन, फिर आपको हल कर देना है, बस सीधी सी बात है। अब बात कर देते हैं आगे परासरण दाब की। तो परासरण दाब से पहले हम समझे कि परासरण क्या है, तो परासरण भी समझ लीजिए क्या होता है। परासरण दाब भी हमारा एक असंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब से पहले हम लोग परासरण समझेंगे कि परासरण होता क्या है, परासरण कौन सी घटना है, ये समझेंगे। तो परासरण होता क्या है, जिससे मान लीजिए सबसे पहले ये एक मान लीजिए सेटअप है, और ये बीच में लगी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर मान लीजिए भरा हुआ है विलायक, विलायक, इधर मान लीजिए भरा हुआ है विलयन, विलयन, ठीक है। इधर मान लीजिए कोई पिस्टन ऊपर से हमारे पास भार वार रखने का इंतजाम है। तो होता क्या है, परासरण क्या है। अब जैसे ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये एक बहुत ही पतली लेयर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कभी कभी जानवरों की खाल से भी बनाई जाती है, कभी ग्लूकोज से बनाई जाती है, ग्लूकोज एसिड से नॉर्मली बनती है। तो ये बहुत छोटी सी झिल्ली होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो बहुत इतने छोटे छिद्र होते हैं कि इसमें से मतलब जो ये लेयर होगी, इसमें से कोई अणु पास नहीं कर पाएंगे, केवल जो हमारा विलायक हो गया उसके ही अणु पास कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हमारे पास अगर नॉर्मल पानी हो, मान लीजिए हमने ये एक तरफ से पानी ले लिया, ये विलायक, और जैसे मान लीजिए हमने विलयन में मान लीजिए शरबत ले लिया है, क्योंकि हमने उसमें चीनी डाल दी। तो होता क्या है, ये जो सेमी परमेबल SPM होगी, मेम्ब्रेन झिल्ली होगी, इससे केवल पानी ही पास कर पाएगा, ना कि ये विलायक इधर जा पाएगा, ना कि ये विलयन। क्योंकि विलयन में क्या होता है कि विलयन में विलय के कण भी आ जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाती है और इससे ये पास नहीं हो पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, शरबत हल्का सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है, तो पतली चीज पास हो जाती है आसानी से। तो होता क्या है कि अगर एक मान लीजिए 2 कक्ष हैं, ये क्या है, ये दो, एक पात्र में 2 कक्ष हैं, एक विलायक का कक्ष, एक विलयन का कक्ष। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो विलायक है ये विलयन की ओर प्रवाह करता है। क्यों प्रवाह करता है, क्योंकि हर चीज कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना चाहती है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए कम ज्ञान है, तो आप क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा ज्ञान की तरफ जाएं। इसी प्रकार विलायक का क्या है, विलायक की सांद्रता कम होती है, पानी गाढ़ा नहीं है, तो वो क्या चाहेगा कि हम गाढ़े की तरफ मिल जाएं। तो ये विलायक का प्रवाह इधर को होने लगता है, और यही प्रवाह क्या कहता है, परासरण कहलाता है। तो क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, किसी पात्र में
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन की ओर प्रवाह। विलायक यहां पर थोड़ा देखिए, विलायक अणुओं का, जो विलायक के अणु हैं, अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह कमा परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये एसपीएम है, अर्धपारगम्य किससे बनी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। आप थोड़ा अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जान लीजिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। और भी पदार्थों की बन सकती है, लेकिन मेनली हम लोग सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली प्रयोग करते हैं। तो आपको ये परासरण आराम से समझ में आ गया होगा कि ये घटना क्या है। तो अब बात करते हैं परासरण दाब की, क्योंकि परासरण एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परंतु परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब। अब ये परासरण दाब क्या है? इसके आगे भी परासरण लगाया, मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं परासरण से ही है। तो होता क्या है, जब ये मान लीजिए विलायक के अणु इधर को प्रवाह कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कोई पिस्टन है हमारे पास, इससे हम ऊपर से दाब लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो दाब लगाएंगे, मान लीजिए हमने दाब लगाया पाई, तो ये जो दाब लगाएंगे, इतना दाब लगाएंगे कि ये जो विलायक का प्रवाह है ये रुक जाए, रुक जाए। तो ये दाब क्या होगा? यही दाब परासरण दाब है। इतना हम दाब लगाएं कि ये जो प्रवाह हो रहा है विलायक का विलयन की तरफ, ये प्रतिरोधित हो जाए, रुक जाए। इसे ही परासरण दाब कहते हैं। तो वह दाब, तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे हम विलयन अणुओं पर लगाया गया वह दाब जो विलायक से विलयन की तरफ होने वाले प्रवाह को रोकने में समर्थ हो, परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब कहलाता है, तो ये पाई है। अब इस पाई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो पाई होता क्या है? पाई बिल्कुल समानुपाती होता है किसके? विलय के मोलों की संख्या के, विलय के मोलों की संख्या के। और मोलों की संख्या कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल n से। समानुपाती होता है ताप के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? विलयन के आयतन के, विलयन के आयतन के। मान लीजिए विलयन का आयतन क्या है? कैपिटल बी है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? मोलों की संख्या n हो गया, तापमान T हो गया, आयतन V हो गया। तो ओवरऑल जब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आ जाएगा। वो नियतांक होता है R, गैस नियतांक R, पाई बराबर nRT अपान V। तो यहां से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा रिलेशन? पाई V अपान P, पाई V इक्वल टू nRT। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? कि परासरण दाब का वैल्यू क्या होता है, जहां पाई क्या है? परासरण दाब, परासरण दाब। थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं आपको हल्का सा।
हमारे पास पाई v इक्वल टू nRT आया किसका फार्मूला परासरण दाब का। अब देखिए किसी किसी बुक्स में ये पाई पी भी दिया हुआ है और ये जो आर है ये यस भी दिया हुआ है, बट ये जो इन सब के वैल्यू एक ही हैं, पाई बराबर आर बराबर यस, ये क्या है गैस नियतांक है। और इसका मान क्या होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका वैल्यू होता है आर या फिर यस का। और पाई और पी एक ही चीज है। अब मान लीजिए पाई है तो इसको हम दोबारा उधर लेंगे nRT अपान v। अब पाई इक्वल टू n बाई वी आर टी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब ये विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन क्या था सांद्रता ही तो था, तो पाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं CRT, जहां C क्या है विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है। तो इस तरह हम लोग परासरण दाब के बारे में भी जानेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम आगे लगवाएंगे। अब आपका क्या बचा हुआ है, अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट और बचे हुए हैं जो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। इसलिए केवल अब एक लेक्चर बचा है आपका और वो लेक्चर कल आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और कमेंट भी करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।